तो दोस्तों कपल्स आपस में सदियों से ही लड़ते आ रहे हैं और उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ के ऊपर डिसआर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और अनबन हो जाती है। पर ये जो फाइट्स है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने बच्चों के सामने फाइट कर रहे हो, उसका आपके बच्चों को क्या भुगतान भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जब आप बच्चों के सामने फाइट करते हो, कैसे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उन्हें आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो सबसे पहला नेगेटिव इफेक्ट जो बच्चों पे ये होता है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखते हैं, जब देखते हैं कि वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, जब वो देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एग्रेसिव हो रहे हैं और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा अगली टर्न ले रही है, तो उन्हें ये लर्न करने पे मजबूर हो जाते हैं वो कि शायद यही एक वे है आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने का। तो जब भी आगे फ्यूचर में उनकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट होंगे तो वो भी हाइपर हो जाएंगे, वो भी इसी तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्रेशन के साथ में, क्योंकि उन्हें कोई और तरीका दिखाई नहीं है पेरेंट्स के अंदर कि शांति से बैठ के भी क्या आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो सकते हैं। और जो उन्होंने पेरेंट्स से देखा वही उन्होंने बड़े होकर उसी चीज़ को सीख लिया। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट है कि वो उनके ब्रेन को, माइंड को फियर से भर सकता है। जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पेरेंट्स उनके सामने फाइट कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी फील हो सकती है। और ऐसे ही बच्चे बड़े होके हो सकता है कि लोगों की प्रेजेंस में उन्हें एंजाइटी फील हो, या कहाँ पे ऊंचा शोर हो रहा है तो उन्हें एंजाइटी फील हो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर के वो हो सकते हैं जैसे ही वो ग्रो अप करते हैं। तो तीसरा नेगेटिव इफेक्ट है कि उन्हें लगता है कि जो रिलेशनशिप्स है वो फेल ही होते हैं, वो परफेक्ट नहीं होते हैं और रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना सही बात नहीं है। तो उन्हें जो रिलेशनशिप से ही बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगती है। जैसे ही वो बड़े ग्रो अप होते हैं तो उन्हें लगता है कि जो रिलेशनशिप्स है वहाँ पर ऐसे फाइट्स, अनबन, इम्बैलेंस, एब्यूज़, ये सब चीज़ें होती ही है। तो हो सकता है वो बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के अंदर एंटर करे जो फुलफिलिंग नहीं थे, और ज़्यादा उनका बैड एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के बारे में हो और ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर स्टैंप लगा दे कि हाँ रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। और हो सकता है कि उन्हें रिलेशनशिप्स में पढ़ने का मन भी ना करे, क्योंकि उन्हें इतना डर लगता हो ये सब केओस से, ये सब लड़ाई झगड़ों से, कि वो सिंगल रहना ही पसंद करे। नेक्स्ट है, ये सब लड़ाई झगड़े बच्चों के माइंड को तो और बॉडी को भी प्रभावित करते हैं। उनका जो नर्वस सिस्टम है ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो सकता है और उन्हें बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ है या और कोई ऐसे इश्यूज़ है जो आगे जाके डेवलप हो जाए। इम्यूनिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। अगला नेगेटिव इफेक्ट है कि उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। उन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेम और गिल्ट में वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं से खुश नहीं है, उन्हीं की वजह से लड़ रहे हैं और उनकी प्रेजेंस की वजह से लड़ रहे हैं। तो कंटिन्यूसली सेल्फ हेट में वो जाते रहते हैं, उन्हें अनवांटेड वाली फीलिंग आने लगती है और ये उनके मेंटल हेल्थ को आगे जाके बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। फिर एक और नेगेटिव इफेक्ट ये है कि वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी साइड ली जाए, क्या मॉम सही है कि डैड सही है, और वो हमेशा ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। ये उनके स्ट्रेस को बढ़ावा देता है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देता है और उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा साइड सही है, किस पर्सन के साथ उन्हें होना चाहिए, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल उनके माइंड में चलता रहता है। जिन घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे उसे विटनेस करते हैं, उनकी हेल्थ तो ख़राब होती है, साथ में उनके जो एकेडमिक ग्रेड्स है बहुत पुअर होने लगते हैं, उनका परफॉर्मेंस स्कूल में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के अंदर और ये सारी चीज़ें ही उनके ब्रेन के अंदर चल रही होती है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखते हैं और हो सकता है कि फिजिकल एग्रेशन होए, वायलेंस होए या डोमेस्टिक अब्यूज़ होए, तो उन्हें लगता है कि शायद ये नॉर्मल होता है रिलेशनशिप्स के अंदर और मे बी अगर वो आगे जाके टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और वहाँ पर भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा होता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही सर्वाइव करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये तो नॉर्मल था, मैंने चाइल्डहुड में देखा है, ये तो शायद होता ही होगा। तो ये जो रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं उनके जो आइडियल रिलेशनशिप के, ये भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। और अल्टीमेटली ये जो सब किड्स देखते हैं अपनी आंखों के सामने, आगे जाके उनके हर तरह के रिलेशनशिप्स की इफेक्ट होते हैं। इवन उनका रिलेशनशिप जो उनके एम्प्लॉयर के साथ है, बॉस के साथ है, जॉब के ऊपर, वो भी रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। हो सकता है कि वो वहाँ पर ठीक से काम ना कर पाए, फियरफुल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो, लो सेल्फ एस्टीम हो। ये भी हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फियर ऑफ अबंडनमेंट हो, जॉब लूज़ करने का डर हो, या बहुत ज़्यादा वो सबमिसिव हो जाए जॉब के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो सकती है जब वो एडल्ट होते हैं उसके बाद में।
तो क्या ऐसे साइंस है जो आपको देखने मिलते हैं छोटे से बच्चों के अंदर ही, जब पेरेंट्स लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि उनके ऊपर इस चीज़ का असर हो रहा है? तो जैसे ही कोई फाइट अगर चालू होती है आपकी, आप लड़ना शुरू करते हो, तो आप देखते हो कि बच्चा बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है, वो आपका अटेंशन खींचना चाह रहा है, या मे बी वो और कुछ चीज़ करने लग जाता है जिससे वो आपका अटेंशन सीक कर सके। हो सकता है आपका किड एक शांति से कोने में जाकर बहुत सहमा हुआ, फियरफुल होके साइड में खड़ा हो जाए और बिल्कुल भी किससे बात ना करे, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाए। हो सकता है 1-2 दिन तक इस तरह का ही वो साइलेंट बर्ताव करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। स्कूल में भी आप देख सकते हो कि वो दूसरों बच्चों के साथ भी सही से घुल मिल नहीं पा रहे, या उनकी कॉन्स्टेंटली उनके साथ भी लड़ाई हो रही है। इस तरह के भी ट्रेड्स देखे गए हैं। और उनकी स्कूल की एक्टिविटीज़, उनके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और क्वाइट रहने लगते हैं। हो सकता है कि वो कम खाने लग जाए, ज़्यादा सोने लग जाए, और पेरेंट्स की कंपनी से बाहर दूसरों के साथ वो ज़्यादा खुश फील करे। तो आपको एज पेरेंट्स क्या करना चाहिए अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए? पहली चीज़ तो है कि अगर आपके लड़ाई झगड़े में आप एक दूसरे को अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हो, स्लैंग लैंग्वेज, बैड वर्ड्स यूज़ करते हो, वर्बली बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करते हो और इंसल्ट करते हो एक दूसरे की, तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को इस दुनिया के अंदर लेके आए हो कोई सफरिंग देने के लिए नहीं, उन्हें नर्चर करके उन्हें एक अच्छा इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। और वो ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। अगर आपसे ये चीज़ें रुक नहीं रही है तो आपको किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की या मैरिज काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, जो आपके मैरिटल इश्यूज़ के अंदर आपकी हेल्प करे। सपोज आप डिसएग्री कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, आपके अंदर इतना ज़्यादा एंगर भर चुका है, आपको लग रहा है मुझे वेंट आउट करना है, और आपके अगर बच्चे आसपास है तो उसी टाइम रुक जाइए। उनके होते हुए बिल्कुल भी अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इंडल्ज मत करिए। बिल्कुल भी इस तरह का एनवायरनमेंट, केओटिक एनवायरनमेंट, ट्रॉमाटाइजिंग एनवायरनमेंट घर के अंदर बिल्कुल भी मत बनाइए। इसका भुगतान आपको ही अपने बच्चों के थ्रू फ्यूचर में करना पड़ सकता है। एक इंपॉर्टेंट टिप है कि कभी भी अपने बच्चों को अपने आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट मत बनाइए। बहुत सारे मदर और फादर बच्चों को अपने साइड में कर लेते हैं, उनसे सपोर्ट या वैलिडेशन सीख करते हैं, या उन्हें कहते हैं कि देखो मैं सही हूँ, पापा गलत है। ये सबसे ही नॉनसेंस चीज़ है जो आप करते हो, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता कि जो डिस्प्यूट्स को वो कैसे हैंडल करे, या आपको क्या सजेशन दे, और आप उसको अपने बेनिफिट के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, खुद इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए उसको बीच में लेके आ रहे हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो आप कर रहे हो। जब भी आपका आर्ग्यूमेंट होता है आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ, और वो आर्ग्यूमेंट जब ख़त्म होता है, तो आप अगर आपने लड़ाई की है बच्चों के सामने, ठीक है, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो भी अपने बच्चों को दिखाइए कि उसके बाद आपने पैचअप किया है, एक दूसरे से मुस्कुरा कर बात की है, एक दूसरे को हक किया है, एक दूसरे को सॉरी बोला है, ताकि उन्हें ये पता चले कि अगर आर्ग्यूमेंट्स होते भी है तो वो एमिकेबली एंड में वो सेटल हो जाते हैं, वो कोई एक परमानेंट चीज़ नहीं है। जब भी आप अपने पार्टनर से ऊंची आवाज़ में बात करते हो, उसे इंसल्ट करते हो, और आपको रियलाइज़ होता है कि जो मैंने किया सही नहीं किया, बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, तो आप अपने बच्चों के पास जाकर भी उन्हें बोल सकते हो, अपॉलॉजीज़ मांग सकते हो, सॉरी बोल सकते हो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने ऊंची आवाज़ में बात किया और मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं अपॉलोजाइज़ करता हूँ, ताकि वो आप उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें कि गलती करना इतना बुरा नहीं है, पर गलती को ओन अप करके उसे रेक्टिफाई करना ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, आपको लगता है कि डाइवोर्स लेना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए, तो ज़रूर एक काउंसलर की या मैरिज काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। जानिए अपने रिलेशनशिप के बारे में डेप्थ के अंदर जाकर कि कौन कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ लिव कर सकते हो, क्या एडजस्टमेंट्स आप दोनों को मेक करने हैं। अगर आपको ये सब करने के बाद भी, काउंसलिंग लेने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, साथ में नहीं रहा जा सकता, तो बस सेपरेट हो जाइए एक दूसरे से। जो बच्चा है और जिसने अपने खुद के आने की डेट भी डिसाइड नहीं की थी, आप उसे इस दुनिया के अंदर लेके आए हो, तो वो सफ़र नहीं करना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वेल बीइंग और उसका फ्यूचर, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।